Good morning, students. Today, we are going to start the chapter electricity. It is most interesting chapter of the physics in which we study about the electricity and how it works and a lot of numerical problem from this chapter. So, firstly, we said about the electricity that आज के समय में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि जितना भी चीज़ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे बल्ब है, फैन है, यहाँ तक कि आप जो मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का खपत हो रहा है, एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी तो वो एक फॉर्म है एनर्जी का। तो ये तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो जब खोज हो रहा था तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो खोज है वो एकाएक खोज नहीं हुआ था, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस चला था, धीरे धीरे स्टेप बाइज। कोई साइंटिस्ट कुछ आकर के बताया, कोई कुछ आकर के बताया, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में जानकारी था नहीं। ठीक है, तो एटम्स में सिर्फ हमको जानकारी था सिर्फ पॉजिटिव प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट वहाँ से भी लेकर के आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले उसके चार्ज के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं जा सकते। इलेक्ट्रिसिटी पर जाने से पहले हमको जाना होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर। तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम ऑफ मैटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, और उस मैटर में एटम्स होते हैं और उस एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसकी संख्या 3 है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज लेता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन के कारण जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है किसके बारे में? चार्ज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो खत्म हो गया। अब हम चलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हमें चलना है किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। अब जो नोटेशन होता है चार्ज का वो होता है क्यू। जो डिनोट करते हैं, हम यूज करते हैं, वो क्यू से डिनोट करते हैं। और यूनिट ऑफ जो चार्ज हम लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वो होता है कूलाम, और कूलाम को हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, इसके अलावे और भी बहुत बात बताया गया है, कुछ प्रॉपर्टी बताया है चार्ज का। ठीक है, तो चार्ज मेरे पास दो तरह का हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेगा और प्रोटॉन पॉजिटिव लेगा। ठीक है, कहता है उसके प्रॉपर्टी के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में। जो चार्ज होते हैं लाइक चार्जेज, मतलब प्लस प्लस। ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास दो एटम्स हैं, ठीक है, दो मटेरियल्स हैं या दो एटम्स हैं, और इस पर भी प्लस और इस पर भी प्लस। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर चार्ज है माइनस और यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा? दूर भागेगा। ठीक है, तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। तो अगर एक ही ढंग का चार्ज है तो दोनों एक दूसरे से भागेगा। और जबकि अगर ओपोजिट चार्ज रहे, ठीक है, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। फिर कहता है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो क्लास 9 में भी पढ़े थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर मतलब होता है क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये ऐसा एक वैल्यू होगा जिसमें सिर्फ वैल्यू होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अब आता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। अब इस क्वांटाइज को समझने के लिए हमको मैटर का स्ट्रक्चर देखना होगा, एटम का स्ट्रक्चर देखना होगा।
ठीक है। उसके बाद हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताएंगे, या चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर, उसके एटम्स का स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे इस तरीके से एटम्स होता है, ठीक है, जिसमें कि मिडिल पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन का तो बात खत्म हो गया, तो यहाँ पर प्रोटॉन का संख्या हम डिनोट कर रहे हैं प्लस से। मान लीजिए कि 2 प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर ये 2 प्रोटॉन है तो इसके बाहर आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा एटम्स का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक मटेरियल और लें, कोई और, ठीक है, उसके अंदर भी ये भी मैटर है, उसका एटम्स लिए, मान लीजिए कि इसमें प्लस का संख्या 3 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 3 है। तो स्टार्टिंग में जो एटम्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब इसमें करंट नहीं होता है। लेकिन जब इसमें फ्रिक्शन स्टार्ट होता है तो ये मैटर का प्रॉपर्टी है, एटम्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जो मिडिल वाला पार्ट है प्रोटॉन, वो अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो कभी लॉस नहीं करेगा, ठीक है, ये हमेशा फिक्स होता है। जो प्लस चार्ज है वो हमेशा फिक्स होता है। लेकिन माइनस वाले चार्ज में क्या होता है प्रॉपर्टी, कि वो मूव कर सकता है, वो जंप कर सकता है, ठीक है। तो जब हम फ्रिक्शन कराते हैं दोनों एटम्स के बीच में, ठीक है, तो होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पर चला आया, तो इस पर चला आया दूसरे एटम्स पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 था, अब हो गया है कितना, 4, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 2 प्रोटॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों आपस में कैंसिल कर दे रहा था, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था एटम। लेकिन अब एक चला गया तो इसके पास एक माइनस और एक प्लस, ये और ये कैंसिल, लेकिन एक प्लस तो बच गया। तो ये जो मटेरियल होगा, ये जो एटम होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन जिस पर गया है वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस 3 था, 3 प्लस था तो 3 माइनस को कैंसिल कर देगा, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो इस पर जो चार्ज आ गया वो कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अभी बताया है कि दोनों के बीच में फोर्स लगता है, तो दोनों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अब दोनों एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जैसे हम लोग बचपन में करते थे क्या, कि क्लास में बैठे रहते थे और सर में पेन लगाते थे, रगड़ते थे, फ्रिक्शन करते थे, और छोटा छोटा टुकड़ा रखते थे, उसके पास कलम को ले जाते थे, तो क्या होता था, वो कागज का टुकड़ा पेन में चिपक जाता था। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो पेन है वो चार्ज्ड हो गया। तो जब पेन चार्ज हो गया तो जिसके निकट ले जाएंगे तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो उस पर जो चार्ज बनता है वो अपोजिट चार्ज बनता है। मतलब कि अगर पेन पे माइनस चार्ज बना है तो उस कागज के टुकड़े पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ, तो हम बताएं कि 2 एटम है, तो एक माइनस चार्ज इस पर मूव किया, तो ये जो माइनस चार्ज है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में जाएगा। इंटीजर के फॉर्म कहने का मतलब इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा। अब इंटीग्रल क्या है, मतलब जो भी वैल्यू लेगा वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, डेसिमल नहीं हो सकता है, ठीक है, पॉइंट में नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, वो हमेशा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा नहीं कि 4/3 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं जाता है, वो हमेशा जाता है क्या, इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है। तो और हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1 इलेक्ट्रॉन पर, वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम माइनस में, और 1 प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम प्लस में, ठीक है। दोनों का चार्ज इक्वल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है,
ठीक है, अब हम डिफाइन कर रहे हैं इंटीग्रल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो देखते हैं। कहता है चार्ज ऑन ए बॉडी, जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी मैटर पर, ठीक है, ऑलवेज एन इंटीग्रल। क्या होता है? हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होता है। मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब ये जो चार्ज होगा हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल फॉर्म में होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि आधा के रूप में चला जाएगा, बटा के रूप में 3/2 चार्ज चला गया, या फिर 6/7 चार्ज चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी चार्ज जाएगा वो 6, 7, 8, 9 फ्रैक्शन फिक्स मतलब कि इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा, इंटीजर के फॉर्म में जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला निकल करके आता है Q = NE। ठीक है, Q हमको चार्ज पूछेगा, ठीक है, n क्या हो गया? n वही इंटीजर, इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, वो क्या हो सकता है? +-1, +-2, +-3, ठीक है, यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। Q का चार्ज हो गया। और E का जो नोटेशन होता है क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, ये जो बता रहा है एक इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हम यूज करके हम मतलब कभी Q पूछ लेगा, कभी N पूछ लेगा, कभी E पूछ लेगा, ठीक है, तो हम तीनों चीज यहाँ पर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसी से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो जो हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा था, उसी पर डिसीजन होता है कि कौन कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है। तो कंडक्टर हम उसको बोलते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन पास हो। तो इलेक्ट्रॉन उसी में पास होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान ले रहे हैं ये ऑब्जेक्ट जो है मेटल है, ठीक है, तो मेटल है तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक, तो जब बहुत सारे एटम्स होंगे तो उसमें चार्ज भी होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बहुत सारे चार्ज होंगे इधर उधर, क्योंकि हर एटम्स के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होना ही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होना ही है। न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन न्यूट्रॉन को तो निगलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो मेटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होगा फ्री होगा। ठीक है, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा? ये कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो वही डिफिनीशन आता है, द मटेरियल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्लो फ्रीली थ्रू देम। ठीक है, आसानी से अगर मूव कर जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसी को बोलते हैं कंडक्टर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब है क्या? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जिसमें मूव कर जाए उसको हम बोलेंगे क्या? मेटल्स। ठीक है, अब आता है उसी का कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो जितना भी मेटल्स है वो सारा का सारा कंडक्टर है। सिल्वर, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनियम, जितना भी मेटल है सब सारा क्या हो जाता है? कंडक्टर कहलाता है, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होता है इसलिए मूव कर सकता है। एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल का, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। तो जो ग्रेफाइट है नॉन मेटल है, लेकिन उसका जो मटेरियल का एटम है, इलेक्ट्रॉन है, उसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए है, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि उसका जो एक इंड होता है वो फ्री होता है। एक इंड फ्री कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है चार्ज, तो अब फ्री हो गया जिसके कारण ये क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी क्या होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर हम उसको बोलते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो इंसुलेटर का हो जाएगा द मटेरियल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस डू नॉट फ्लो थ्रू देम, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो? पास नहीं करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर के भी नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो ये मटेरियल है तो इसमें भी एटम्स बहुत सारे होते हैं,
प्लस माइनस चार्ज बहुत सारा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नॉट फ्री है। तो जब नॉट फ्री है तो क्या होगा, चार्ज मूव नहीं करेगा। तो जब चार्ज मूव ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेगा, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है वो दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी है, एक स्टैटिक, एक है स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। तो स्टैटिक चार्ज होता है नॉन कंडक्टर पे, ये होता है नॉन कंडक्टर पे, और डायनेमिक चार्ज जो आता है वो कंडक्टर पे आता है, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज कैसे, जैसे अभी पेन बताए थे, ठीक है। पेन को बाल में रख रहे थे तो उस पर चार्ज आ गया था, लेकिन वो चार्ज क्या है, एक एंड से दूसरे एंड पर नहीं आ सकता है। अगर पेन है हमारा, ठीक है, तो एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरे पास वही कंडक्टर रहता, ठीक है, तो वो चार्ज क्या होता, फ्लो कर जाता। तो जब फ्लो कर जाता, मतलब अगर हम एक पेन से रख रहे हैं और एक लोहे का मेटल से रख रहे हैं, ठीक है, एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट ले लें, और उसको अगर टुकड़े, कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वहां पर अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। जबकि प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहां पर अट्रैक्शन होगा, क्योंकि चार्ज जो बना वो वहीं पर स्थिर है, वो मूव नहीं किया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज बना या फिर नेगेटिव चार्ज बना, तो और दूसरे कागज पर क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज बन जाएगा, जिसके कारण अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मेटल का बात करें तो वो चार्ज फ्लो कर जाएगा और वो हमारी बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी इज आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसके कारण जो कंडक्टर पर इलेक्ट्रिसिटी बना, चार्ज बना, वो फ्लो कर गया, तो वो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब मेनली हमको जो पढ़ना है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करेगा उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे उसके बाद, ठीक है। तो आगे आता है, हाँ, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसके कारण ये नॉन कंडक्टर कहलाता है, ठीक है, या फिर इंसुलेटर कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। फिर है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को लेते हैं, ठीक है। हम दो मटेरियल लिए, ए और दूसरा बी, ठीक है, एक ए और दूसरा बी। ए पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मानते हैं हाई पोटेंशियल और इसको लो पोटेंशियल, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर से किधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ ये इलेक्ट्रॉन को बताएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव जो होगा वो डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। जब भी चलेगा चार्ज वो माइनस चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो चलेगा माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्शन हम देंगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव देंगे। इसका भी कारण है, इसका कारण ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज हो रहा था, उस पर जब सर्च चल रहा था, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। वहां पर सिर्फ हम जानते थे पॉजिटिव चार्ज के बारे में। तो जब पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानते थे यानी प्रोटॉन के बारे में जानते थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का तो बात ही चर्चा में ही नहीं आता था कुछ। तो जो डायरेक्शन हमेशा लेते थे वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते थे। तो जो प्रक्रिया पहले यूज कर रहे थे वो आज भी कन्वेंशनली, आज भी वही बात हम करते आ रहे हैं। मतलब ये परंपरागत चल रहा है, जो पहले से चल रहा है उसी को अपनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है बोर्ड में कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, या फिर ये भी कह सकते हैं कि -2 प्लस इलेक्ट्रॉन का फ्लो,
जबकि अगर डायरेक्शन का बात अगर कहे, डायरेक्शन बताना है, तो वो हमेशा डायरेक्शन लेना है किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसके आगे अब चलते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके बारे में और भी डिटेलिंग पढ़ना है। जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, पोटेंशियल के बारे में आएगा, तो वहाँ पर इसके बारे में और थोड़ा चर्चा होगा। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड a lot of questions are asked from here. So what is इलेक्ट्रिक करंट? अब इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम बात करें, तो करंट वर्ड का मतलब होता है क्या, धारा, फ्लो। ठीक है, वैसा चीज होना चाहिए जिसमें फ्लो हो, मूवमेंट हो। ठीक है, तो ये जो करंट है वो कैसा होना चाहिए, फ्लो करने वाला होना चाहिए। तो क्या फ्लो करेगा? तो फ्लो करने वाला वही है चार्ज, और उस चार्ज में भी मेनली कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्लो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो इसका डिफिनीशन आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट का, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज। ठीक है, कितना स्पीड से कोई चल रहा है चार्ज किसी कंडक्टर में, उसे ही हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लो कि ये मेरा कंडक्टर है, इसको हम बीच से काट दिए, किसी पॉइंट के लिए यहाँ पर हम काट दिए। तो यहाँ पर मान लो कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 1 सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन चारों इधर से इधर आ गया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रिक करंट का स्पीड है, वो धारा का जो स्पीड है वो कितना है, वो 4 है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड में कितना चला गया है, 4 चला गया है चार्ज। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है कितना, 4। ठीक है, अब इसको और आगे चलते हैं इसी में। तो ये क्या बता रहा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज। ठीक है, कितना स्पीड से चल रहा है वो रेट को बता रहा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज। तो ये रेट निकल करके आता है इलेक्ट्रिक करंट इजिकल टू चार्ज बाई टाइम। ठीक है, तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, टाइम को टी से, और इलेक्ट्रिक करंट को आई से। तो यहाँ भी मेरे लिए एक फॉर्मूला निकल करके आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसके अलावे अभी हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ें, तो Q इज इक्वल टू होता है क्या, एनी। ठीक है, तो ये जो Q है उस जगह हम एनी भी पुट कर सकते हैं। तो एक फार्मूला और बन जाता है I इज इक्वल टू एनी बाई टी। या फिर हम पहले क्या निकाल लेंगे, Q निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, या फिर इसमें पुट कर देंगे। ठीक, तो वैसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या होता है, तो हम देखते हैं। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो Q होता है कूलाम का, टाइम T का होता है सेकेंड, और यही कूलाम पर सेकेंड को बोलते हैं क्या, इसी कूलाम पर सेकेंड को बोलते हैं कूलाम पर सेकेंड को बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, इसी कूलाम पर सेकेंड को बोलते हैं क्या, एम्पियर। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, वो हो जाता है एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद आता है तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। अब इसी में एक डिफिनीशन पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में, बोर्ड में का भी क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड में भी पूछ लेता है कि 1 एम्पियर क्या है। तो पीछे अभी हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन, वहीं से निकल करके आता है 1 एम्पियर। कैसे आता है देखते हैं। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेज, जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में पास कर जाए, मतलब चार्ज कितना है, चार्ज 1 कूलम होता है। ठीक है, पास, और टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 बाई 1 जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 ही आ जाएगा। और कूलम पर सेकेंड को बोलते हैं क्या, एम्पियर बोलते हैं। तो यही क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं,
जो आई है वो है क्या, Q/T है। तो Q की जगह 1 कूलाम 1/सेकेंड, अब 1 कटेगा तो 1 ही आ जाएगा, और कूलाम पर सेकेंड को बोलते हैं क्या, एम्पियर। तो डिफिनीशन से भी फॉर्मूला से भी वही चीज़ आता है कि अगर 1 कूलाम 1 सेकेंड में पास कर जाए किसी कंडक्टर में तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, 1 एम्पियर। ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चन करा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज from NCERT and it is very very important for the 1 marks question. So we see it very carefully, and in this question we just do not clearly मतलब बहुत आसानी से ये क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब है n फाइंड करना है, कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, जिसमें चार्ज कितना है, 1 कूलम चार्ज है। तो हमको पूछ रहा है n फाइंड करिए, तो हमको पता है कि Q = NE होता है। ये इसमें दिक्कत यही होता है ना कि फार्मूला नहीं पता चलता है कि Q = NE यूज करना है। ठीक है, बात यही इसमें आ जाता है दिक्कत। तो Q हो गया हमको मालूम है 1 कूलम। ठीक है, n पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n फाइंड करना है, और E का वैल्यू जो होता है वो हमेशा मालूम होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज कर लिए Q = NE, तो Q के जगह 1 = N × 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अब क्या करेंगे, n को छोड़ दिए और तो ये 1.6 × 10⁻19 1 को डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। अब देख लो ये जो वैल्यू आया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नियम को फॉलो कर रहा है या नहीं। ये जो वैल्यू आ रहा है कन्फर्म कैसा वैल्यू आना चाहिए, ये जब भी वैल्यू आना चाहिए मतलब कि इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन के रूप में रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है वो कोई एक इंटीजर दे रहा है, तो जिससे ये कंफर्म होता है कि चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है क्वांटाइज्ड फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, मतलब एक बॉडी से दूसरे पर जाएगा तो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट का हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो सेकंड फार्मूला था। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, कभी Q पूछ लेगा, कभी N पूछ लेगा, कभी E पूछ लेगा। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी कंडक्टर से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना सेकंड में, नहीं सेकंड नहीं 15 मिनट में, 15 मिनट में करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से। तो करंट दे दिया 5 एम्पियर, टाइम दे दिया 15 मिनट, तो ये 15 मिनट को हम सेकंड में बदल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड में बदल लिए तो हो गया 900 सेकेंड, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो मेरा फार्मूला आया था वो आया था I = Q/T। ठीक है, तो Q की जगह कुछ भी नहीं पता, T की जगह 900 सेकेंड और I की जगह 5 एम्पियर। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4500, मतलब 4500 कूलम। ठीक है, तो Q आ गया 4500 कूलम आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट से हम कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देंगे। ठीक है, उसको सोल्व करना है, और ये जो तुम्हारा नोट्स होगा ये ही नोट्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब फेयर जो तुम्हारा तैयार करना है वो यही चीज़ तैयार करना है। ठीक है, ये मेरा दम हैंड रिटन नोट्स है, जो भी मतलब कि सारा जरूरी चीज़ है वो हम यहीं पे तुम्हारा देते जा रहे हैं, मतलब कि जो हम लिखाते थे क्लास में, ठीक है, वो तुम्हारा यहीं पर लिखा हुआ है सारा। एक तरह से हम कह सकते हैं जो तुम फेयर तैयार करते हो वो फेयर तैयार करके हम तुम्हारा दे रहे हैं, उसको सिर्फ उतारते चलना है। ठीक है, और जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, ठीक है, पढ़ाने के क्रम में कुछ वर्ड आ जा रहा है, ठीक है, उसको नोट्स बना करके जो बात समझ में नहीं आया है उसको रिपीटिशन करके साइड में कहीं पर नोट करके लिख लेना है कॉपी पर। और इसके अलावा अभी भी अगर कोई दिक्कत आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो तुम व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, या फिर संस्कार RS स्कूल बिहार शरीफ का जो
यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसमें भी कमेंट कर सकते हो। और जो भी समस्या होगा उसका क्वेश्चन नंबर बता देना है, ठीक है, उसको पूछ लेना है। और इसके अलावे भी दिक्कत होता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस ग्रुप में जुड़े हुए हो, ठीक है, तो वहाँ भी तुम पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब कहीं पे भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो जुड़ने का प्रयास करो, हम हर समय आपके पास उपस्थित हैं, ठीक है, जब बोलोगे हम उस टाइम उपस्थित हैं, ठीक है। तो इससे हम दो टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देते हैं और डिफिनीशन वगैरह करंट का, चार्ज का, ये सब सारा रिमेंबर करते चलना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब थैंक्स।